नमस्कार, मैं सुहानी चंद लोकवानी में आपका स्वागत करती हूँ। हरणी महादेव ट्रस्ट समिति की लापरवाही के कारण लोकेश पुत्र श्री चावण सिंह उम्र 16 वर्ष विद्यार्थी की तालाब में डूबने से मृत्यु के संदर्भ में जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया। उसमें उन्हें कहा गया कि उनका बेटा अमावस्या के कारण दर्शन के लिए गया था, लेकिन दर्शन के बाद वो मंदिर के पास तालाब में डूब गया। हरणी महादेव ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष सचिव व समस्त ट्रस्टीगण के द्वारा की गई घोर लापरवाही के कारण उस प्रार्थी के पुत्र की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गई, जिससे परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है। हरणी महादेव परिसर की देखरेख की जिम्मेदारी हरणी महादेव ट्रस्ट समिति के सदस्य व पद अधिकारियों की है, जिसकी लापरवाही के कारण लोकेश की 28 जुलाई को मृत्यु हुई, जिसके लिए सभी लापरवाह पदाधिकारी व सदस्यों व ट्रस्ट समिति के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही कर जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से निवेदन है कि चावण सिंह को हुई अपूर्णीय क्षति का आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं है, परंतु चावण सिंह की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः आप सभी से निवेदन है कि ट्रस्ट पर उचित कार्यवाही कराने का उचित आदेश प्रदान कराएं और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की कृपा करें। साथ गया था, दोस्तों के साथ गया था। 16 साल का है, 10वीं क्लास में पढ़ता था। तैरना नहीं आता था? नहीं, तैरना नहीं आता था इसको। ना कोई सुरक्षा गार्ड था वहाँ पे, ना कोई पुलिस सिक्योरिटी थी। वो खेलते खेलते पता नहीं कैसे गया अंदर। वो हमारी कोई पता नहीं सर। समिति वाले कह रहे हैं हम सब सुरक्षा व्यवस्था कर रहे। नहीं, कोई सुरक्षा व्यवस्था होती तो ये हादसा कैसे होता? सुरक्षा व्यवस्था होती तो हादसा थोड़ी होता। उसको रोकथाम के लिए सुरक्षा रखनी चाहिए उन लोगों को। और जो सुरक्षा कर्मी थे वो अंदर मंदिर के अंदर लगे हुए थे, सब वो उधर लगे हुए थे। आपका नाम? चावण सिंह चारण। आईडी नीचे रखना। हाँ बताइए सर। बताएं। सर्व समाज द्वारा आज एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। हमारे भिलवाड़ा का एक छोटा बच्चा लोकेश सिंह, मात्र 16 वर्ष का, राजेंद्र मार्ग का विद्यार्थी, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला, हरियाली अमावस पर दर्शन करने के लिए हरणी महादेव गया और वहाँ तालाब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि एक तो जो ट्रस्ट और समिति जो वहाँ मेंटेन कर रही है, उनकी इतनी घोर लापरवाही कि जब आप जो है रसीदें काटते हो और आप मतलब चौकीदार भी तालाब पर नहीं लगा सकते हो, और अगर आपको पता है कि तालाब में घटना घटित हो सकती है तो तालाब को बैरिकेड लगा करके बंद करते कि भाई कोई भी व्यक्ति तालाब की तरफ नहीं जाएगा, कल किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। इतनी बड़ी घोर लापरवाही इन व्यक्तियों द्वारा की गई है, तो भाई ट्रस्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और दोषियों को सज़ा मिले। और साथ ही जो परिवार है वो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर है कि किराए के मकान में रह रहा है, यहाँ भिलवाड़ा में जो है 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आज इकलौता बेटा जब चला जाता है तो परिवार पर क्या बीतती होगी ये अकल्पनीय है। तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि 10 लाख का मुआवजा परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और उन दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो और परिवार को न्याय मिले और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा मिले। इसको लेकर के आज सर्व समाज की तरफ से जिला कलेक्ट्री पर ज्ञापन दिया गया। इस तालाब में अक्सर 2-3 साल में 1-2 घटना होती है। नहीं, ये घटनाएं मान लीजिए पहले गलती होती रही तो आगे भी गलती चलती रहेगी, ये स्वीकार्य नहीं है। आप उस तालाब को बंद कर दीजिए जिसमें इस प्रकार की घटना घटित होती है। हमारे नौजवान छोटे बच्चे जिस तालाब में डूब जाते हैं, अगर आप उस तालाब पर बैरिकेड भी नहीं लगा सकते तो फिर किस प्रकार आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार आप जो है ट्रस्ट को संभाल करके बैठे हुए हैं। ये एक यक्ष प्रश्न है जो आज जनता, प्रशासन और आम आदमी के सामने है। और आदरणीय चावण सिंह जी का नौजवान बच्चा हमारे बीच से चला गया, बहुत ही दुख का विषय है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। मरीजों के उपचार के लिए सांगानेर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब खुद उपचार की दरकार में है। यह पूरा भवन जर्जर हो चला है और यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सांगानेरी शहरी प्राथमिक चिकित्सालय का भवन पिछले लंबे समय से जर्जर हालत में है। छत और दीवारों से लगातार प्लास्टर गिर रहा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रितेश चंदेल ने लोकवाणी न्यूज को बताया कि जर्जर भवन के बारे में कॉलेज के प्राचार्य के साथ ही संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई है और उन्होंने यहां आकर जायजा भी लिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस चिकित्सालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि चिकित्सालय भवन की मरम्मत करवाई जा सके। इस चिकित्सालय में प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं। वहां अन्य कैंप भी लगते हैं। ऐसे में मरीजों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती। ऐसा है कि सांगानेर जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र है हमारा,
वहाँ पे कुछ सीमेचो साहब भी गए थे और हम भी गए थे, और वहाँ पे कुछ प्लास्टर जो है कुछ कमरों में गिर रहा है, वो हमारी ध्यान में है और हमें सूचना मिल गई थी, और इसके लिए जो है हमने PW इंजीनियर को लेटर लिखा है और एक बार सर्वे करवा के अगर ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है तो हम इसको तुरंत ही खाली करा के और दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, और उसके लिए हमारे NHM में फ़ंड के लिए भी हमने इसको लिख देंगे। जैसे एक बार सर्वे हो जाए उनका तो हम ये कर देंगे। वैसे भी हमने स्टाफ को बोल रखा है और पेशेंट उस 2-3 जो पिछले वाले कमरे हैं उधर ना जाएं, ऐसा हमने ताकीद किया है, फिर भी हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। ये है भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर का शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर रोजाना 100 से 150 मरीजों का इलाज होता है, लेकिन इस जर्जर भवन को खुद के इलाज का यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और आए दिन इसकी जो छत ज़मीन पे गिर रही है। लेकिन गनीमत अभी तक ये रही कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस जर्जर भवन को लेकर और जो इसकी जो दीवारें जिस प्रकार छत गिर रही है उसको लेकर जो यहाँ के इंचार्ज है, इन्होंने कई बार अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन स्थिति वो की वही बनी हुई है। और पिछले 3-4 साल से कई बार जिस प्रकार इन्होंने बताया कि इन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी स्थिति में कुछ सुधार होता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और इस सांगानेर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो ये भवन है, यहाँ पर प्रतिदिन 100 से 150 जो मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, उन्हें हर वक्त यहाँ पर हादसे का अंदेशा बना रहता है। साथ ही बारिश का मौसम चल रहा है और इस वजह से इस पूरे भवन में इस छत की वजह से या दिन भर यहाँ पानी रिसने की वजह से पूरा यहाँ का रिकॉर्ड है या जो दवाइयाँ हैं कई बार ख़राब हो चुकी है। यहाँ का रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। यहाँ का जो मेडिकल स्टोर है उसकी या जो भंडार गृह है उसकी भी स्थिति यही बनी हुई है। कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई स्थिति में सुधार होता यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम दिखाना चाहेंगे कि ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, और लेकिन मजबूरी की वजह से एक तरफ तो जहाँ अगर बात करना चाहेंगे, इसी सांगानेर के अंदर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, उसी के पास में जिस प्रकार ये डिस्पेंसरी जर्जर हो रही है, इस ओर ध्यान नहीं जाना कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग या प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल निशान लगाता है। क्योंकि बारिश का मौसम है, 2 दिन पूर्व जिस प्रकार हमने देखा कि आज़ाद नगर के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद भी जिस प्रकार प्रशासन नहीं चेत रहा। और ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कक्ष है ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की यहाँ पर जो हर महीने 9 तारीख को यहाँ पर जो गर्भवती महिला है इनकी जांचें होती है। कुछ दिन पूर्व भी इसी दौरान ये जो कमरे का जो छत है प्लास्टर गिरने से एक बहुत बड़ा हादसा होते टला। इसके डर के बाद जो यहाँ के चिकित्सक है उन्होंने खुले में बैठकर यहाँ पर जो मरीज है उनका चेकअप यहाँ शुरू कर दिया है। और इस पूरे कमरे को है अब किसी यूज के अंदर नहीं रखा, क्योंकि इन्हें हर वक्त यहाँ पर हादसे का अंदेशा बना रहता है। पूरे हॉस्पिटल में सीलन की वजह से यहाँ पर फफूंद आ चुके हैं दीवारों को और कई दवाइयाँ भी यहाँ खराब हो चुके हैं। यहाँ के जो इंचार्ज है डॉक्टर चंदेल, इनसे जानना चाहेंगे कि सर इस बारे में आपने अवगत नहीं कराया या प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? जी, पास में हम इस जो बिल्डिंग है इसकी जो जर्जर हालत है इसके बारे में प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। पिछले 2-3 साल से, मेरे आने से पहले से भी अवगत कराया जा चुका है। और अभी जब से मैं 3-4 महीने से यहाँ पे ज्वाइन किया है तब भी हम जगह जगह पे जैसे CMHO सर के यहाँ पर UIT पे हमने अपने जो लेटर्स हैं वो भेजे हैं। और इसके रिगार्डिंग CMHO सर ने विजिट भी करी है, प्रिंसिपल सर ने भी विजिट करी है यहाँ पर, और आश्वासन दिया कि हम जल्दी यहाँ पर इस बिल्डिंग में जो भी कार्य हो रहा है उसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे स्कूल के अंदर या किसी के अंदर, या फिर कुल मिला के यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आउटडोर क्या है सर हॉस्पिटल का? अगर यहाँ पे 100 से 150 के बीच में रहता है करीब। इसके अलावा यहाँ पर वैक्सीनेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन वगैरह हो रहा है, कोविड के जो बूस्टर डोजेज वगैरह लग रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा हम हर महीने की 9 तारीख को MCHN डे भी आयोजित करते हैं जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ अपना चेकअप कराने आती हैं। बिल्कुल। तो सर आप यहाँ कार्यरत हैं, क्या नाम आपका? अरविंद जोशी जी। किस पोस्ट पर आप यहाँ पे? मैं यहाँ का मेल नर्स हूँ और यहाँ इंचार्ज भी हूँ नर्सिंग का। इतना बड़ा जो बिल्डिंग जर्जर हो रही है, क्या आपको हाथ से डर नहीं लगता है या कभी क्या हादसा हुआ है? डर तो लगता है, कई बार ऊपर से ये चूना भी गिरा हुआ है और कई बार पेशेंट बच गए और हमने उच्च अधिकारियों को लिख के भी दे दिया। अब वो कार्रवाई आगे होगी जब ही है। कितने साल से ये स्थिति में है बिल्डिंग? ये करीबन 2-3 साल से ऐसी सिचुएशन में है। अवगत कराया आपने उच्च अधिकारी? हमने उच्च अधिकारियों को ये सब लेटर भी लिख दिया, सब अधिकारियों को लिख के रखा है। बिल्कुल। तो यहाँ का जो चिकित्सा स्टाफ है ये भी डर के माहौल में काम करता है, क्योंकि यहाँ पर करीब 10 से 15 जो चिकित्सा कर्मी है इनका स्टाफ यहाँ पर कार्यरत है और हर वक्त इनको भी हादसे का अंदेशा बना रहता है। कई बार छत गिरी भी है, लेकिन गनीमत ये है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हम अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस ओर
अवगत कराना चाहेंगे कि जिस प्रकार शहर के समीप ही अगर सरकारी भवनों की स्थिति, तो हो सकता है कि दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ स्थिति और भी भयावह हो सकती है। बारिश का मौसम चल रहा है, कभी भी हादसे हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए इसकी मरम्मत या इसको ट्रांसफ़र करने की चेष्टा करनी चाहिए। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। संगम उद्योग समूह द्वारा 1 लाख पौधे व 5000 ट्री गार्ड वितरण अभियान के 5वें दिन उपवन संरक्षक वीर सिंह चौधरी ने सोनी हॉस्पिटल परिसर में पौधे लेने वालों को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि संगम उद्योग समूह द्वारा हरियाली बढ़ाने की दिशा में यह अभियान उत्कृष्ट है। आमजन को छायादार, फलदार, फूलदार पौधों के साथ ही औषधीय पौधे भी आवश्यक रूप से लगाने चाहिए, क्योंकि तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ, नीम गिलोय के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कार्यक्रम में वन विभाग अधिकारी भंवरलाल बारहट ने भी आमजन को पौधे वितरित किए। पौधा वितरण कार्यक्रम प्रभारी बाबूलाल जाजू ने बताया कि आज पूनम अग्रवाल, अनुसुईया शर्मा, सुमन तेली, सुरेश शर्मा सहित 475 पुरुषों एवं महिलाओं तथा धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों तथा विद्यालय को 6470 पौधे एवं 267 ट्री का वितरण किया गया। जाजू ने बताया कि पौधा एवं ट्री गार्ड वितरण में हिम्मत पारेख, मुकेश अजमेरा व सुरेश सुराने का सहयोग रहा। जाजू ने बताया कि पौधे वितरण का प्रथम चरण का समापन 31 जुलाई को होगा। संगम उद्योग समूह द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एक बढ़ता हुआ कदम ये है कि संगम समूह द्वारा हर वर्ष पौधे वितरित किए जाते हैं। इस बार भी पौधे वितरण किए जा रहे हैं निःशुल्क। अतः आप सभी लोगों से अपील है कि आप लोग भी सोनी हॉस्पिटल में जो पौधे वितरण हो रहे हैं उससे पौधे ले जाकर लाभान्वित हो, और इसमें छायादार पौधे, औषधि पौधे और फलदार पौधे वितरित किए जा रहे हैं। नमस्ते भिलवाड़ा वासियों, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी संगम ग्रुप द्वारा निःशुल्क ट्री गार्ड और पौधे वितरित किए जा रहे हैं। और संगम ग्रुप की एक पहल और है कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। हम उन्हीं लोगों को पौधे दे रहे हैं जो घर से बैग ला रहे हैं, कपड़े का थैला ला रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं। पॉलीथीन का बिल्कुल बहिष्कार करना है। ये पॉलीथीन का नया प्रयोग आया है, ये पॉलीथीन नहीं है, ये भुट्टे से बनी हुई, उसका जो डूंडे निकलता है उसकी बनी हुई चीज़ है, जो बिल्कुल पॉलीथीन के उसके जगह उपयोग में ले सकते हैं। और ये डीकम्पोस्ट है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर ये वापस डीकम्पोस्ट हो जाएगी, प्रकृति के अंदर समा जाएगी। तो लोगों से एक अपील है कि आप इस वाले कैरी बैग का उपयोग करें जो वापस प्रकृति के अंदर समा जाएगी। समूह द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया इनका पौध वितरण समारोह में। इसके अंदर हर साल पिछले 7 साल से ये 1 लाख पौधे वितरित करते हैं और 5000 ट्री गार्ड भी वितरित करते हैं। मैं तो जिले के सभी नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि इन पौधों को घर ले जा करके रखें नहीं, लगा करके इनको पाल पोस करके बड़ा करें, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रह सके। इनके साथ मैं इस समूह का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में हमारी एक योजना घर घर औषधि है, उसमें भी इन्होंने हमारा सहयोग किया है। और हमारे जो 4 प्रजाति के पौधे हैं, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी, इनको भी साथ में निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र परिक्रमा मार्ग के कनकालचल आदि ब्रदी पहाड़ों के पर्यावरण व धार्मिक पर्वत को बचाने हेतु 550 से अधिक दिनों से निरंतर वैध व अवैध खनन को रोकने के लिए पूज्य संत व स्थानीय नागरिक आंदोलन कर रहे थे। जब सरकार व प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा था तो पूज्य संतों के पानी की टंकी व सीएम हाउस के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी। पूज्य संतों को जब यह विश्वास हो गया कि हम भगवान कृष्ण की इस क्रीड़ा स्थल परिक्रमा मार्ग में हो रहे खनन कार्य को रोक नहीं सकते हैं, करो या मरो के नारे को साक्षात करते हुए पूज्य महंत विजयदास जी महाराज ने राधे राधे बोलते हुए 20 जुलाई को डीग कस्बे के प्रसोदा में पेट्रोल से स्नान करते हुए अपना आत्मदाह कर लिया। 23 जुलाई को देहली में उनका स्वर्गवास हो गया। आत्मदाह के तुरंत बाद बहरी गूंगी सरकार और प्रशासन की नींद खुली। तुरंत इस क्षेत्र के 739 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्य को रोककर वन क्षेत्र घोषित कर दिया। काश सरकार पहले चेतती तो एक संत का आत्मदाह नहीं करना पड़ता। हम भीलवाड़ा के समस्त संतगण
भक्तजन केंद्रीय व राज्य सरकार से मांग करते हैं। उपरोक्त पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से करवाई जाए। भ्रष्ट राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, खनन भूमाफिया की खनन कार्य में योगदान तथा इनके नाम से पर्दा हटे व कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में किसी को भी ऐसा करने की हिम्मत ना हो। भविष्य में ऐसे धार्मिक पर्वत पर खनन ना हो, इसके लिए अवैध खनन करने वालों पर कठोर कानून राज्य सरकार बनाए। केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट व श्री कृष्ण सर्किट बनाया है, इस क्षेत्र को भी श्री कृष्ण सर्किट से जोड़ा जाए। यह स्थान धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो। इस स्थान की प्रमाणिकता के लिए 5000 साल पुराने 18 पुराणों में भी है। भागवत, विष्णु पुराण, देवी भागवत, नागर पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण में इसका वर्णन है एवं इन पर्वतों का उल्लेख अन्य ग्रंथों में भी है। इतने धार्मिक महत्वपूर्ण क्षेत्र को धार्मिक कॉरिडोर के रूप में विकसित हो। इन पर्वतों के 15 किलोमीटर चौड़े व 20 किलोमीटर में जहां पर छोटे मंदिर व 150 प्राचीन मंदिर है, इन्हें भी सरकार द्वारा इनका नवनिर्माण कराया जाए। पूज्य महंत विजयदास जी ने यहां आत्मदाह किया है, वहां कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि में भव्य स्मारक राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए। उपरोक्त मांग मानी जाती है तो यह राजस्थान का एक भव्य धार्मिक पर्यटन स्थल बन जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा व सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलेगा व ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति अन्य राज्यों में भी ना हो। जैसा कि सबको विदित है, मथुरा वृंदावन का पवित्र जगह है जो गोवर्धन परिक्रमा के अति सन्निकट है। आदि बद्री कनकांचल क्षेत्र जो भगवान श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थली है, उसको बहुत दिनों से अवैध खनन चल रहा था। भगवान के क्रीड़ा स्थली को मटिया मेट किया जा रहा था। वहाँ के ग्रामीण और वहाँ के संत समुदाय मिलकर के अनवरत विगत कई महीनों से, वर्षों से आंदोलनरत थे। प्रशासन ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो हमारे परम पूज्य गोलोकवासी महंत श्री विजयदास जी महाराज, जैसा कि सबको मालूम है, पेट्रोल से स्नान करके अपने जीवन लीला को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने मरते हुए भी, शहीद होते हुए अपने उस पवित्र क्षेत्र को, वृंदावन की उस जगह को इस दुष्ट शासन के द्वारा कम से कम उसको एक तीर्थ के रूप में अवैध खनन जो हो रहा था, तत्काल उस पर रोक लगवाने का प्रयास किया। हम सब संत वो जो अवैध काम चल रहे हैं वहाँ, उनके लिए वो बंद हो और महाराज श्री का स्मारक वहाँ पर बने और फिर भविष्य में कभी ऐसी घटना न पूरे प्रांत में हो। इसीलिए संत अपने अपने आश्रमों से निकल करके ज्ञापन देने आए हैं। जय श्री राम। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निर्देशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया प्रियंका गांधी के साथ ईडी ऑफिस पहुंची थी। उनसे बुधवार को करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बुधवार को भी भीलवाड़ा सहित देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला। इसी मामले को लेकर लोकवानी टीम ने भी भीलवाड़ा से कुछ प्रबुद्ध लोगों से इस बारे में चर्चा की और उनसे जाना कि क्या राजनीतिक बदले की भावना से सोनिया गांधी व राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, क्या केंद्रीय एजेंसियों दबाव में काम कर रही है। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है और इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेसी उबाल पर है और भीलवाड़ा के अंदर भी धरने और प्रदर्शन हुए हैं। इसको लेकर कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा जो पार्टी है या जो भाजपा के समर्थक है वो इसे संविधान सम्मत बताते हुए एक रेगुलर प्रोसेस बता रहे हैं। इसी को लेकर आज हम भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करते हैं कि इनका क्या मानना है, क्या केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है या जो पूछताछ हो रही है वो नियमानुसार हो रही है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसके द्वारा ईडी का दुरुपयोग करके कांग्रेस के नेताओं को, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, जबकि इसमें पूर्व में एफआईआर लग चुकी है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे किसी संगठन का कोई एक कार्यकर्ता होता है, कोई प्रकोष्ठ होता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन चुका है ईडी। जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, जिन स्टेटों में और जहाँ जहाँ पे भी उनके खिलाफ सरकारें हैं, तो वहाँ भी ईडी के द्वारा नेताओं को पकड़ कर परेशान किया जा रहा है।
और जैसे कोई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसकी नोटिस को ये निरस्त कर देते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दुर्भावनापूर्वक कार्य करी, निश्चित रूप से पूरी जनता में भी इसका विरोध है। कांग्रेस जनता विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता भी इस चीज़ को देख रही है और आने वाले समय में इसको भारतीय जनता पार्टी की इस बात का भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय 2024 के चुनाव है और निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी और जितना दबाव भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईडी के माध्यम से दिया जा रहा है, आने वाले समय में इसका विरोध किया जाएगा। बिल्कुल सर, ईडी की जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से, कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कांग्रेसी जो है वो जान चुके हैं कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है और ये उसी चीज़ पर आकर के इसको एक मुद्दा बनाना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जबकि जो भी कार्रवाई हो रही है संविधान के अनुरूप हो रही है, कानून के दायरे में हो रही है। पूछताछ किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, संविधान के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। चाहे अगर गलत तौर पर अगर कोई पूछताछ की जा रही है तो आप न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय है देश का, वहाँ जा उसका दरवाजा खटखटाइए। और जो भी कार्रवाई हो रही है कानून के दायरे में हो रही है, ये बौखलाहट बता रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस इसको बगैर किसी हाथ पांव का मुद्दा बनाने पर उतारू है। बिल्कुल। और हमारे साथ अभी मौजूद है कांग्रेस के पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शर्मा। इनसे जानना चाहते हैं सर, जिस प्रकार कांग्रेसी लगातार विरोध कर रहे हैं जांच का, जगह जगह जयपुर में भी कल प्रदर्शन हुआ है, भिलवाड़ा के अंदर भी हो रहे हैं, क्या सर ये कहना चाहेंगे सर ईडी की कार्रवाई को लेकर? केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी को ईडी को लेकर जिस तरह हथियार बनाकर ईडी के कंधे पर रखकर जिस तरह ये बंदूक चला रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं, ये आप सब जान चुके हैं कि पूर्व में भी इसी मसले में क्लीन चिट दी जा चुकी है और वर्तमान में वापस उसी रस्सी का सांप बनाकर ये इनको परेशान करने की नीयत से बार बार बुला रहे हैं। और ये विरोध नहीं है, हम कह रहे हैं कि सांस को आँच नहीं है, आप बार बार बुला रहे हैं। कई बार इंट्रोगेशन एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 7-7 मरतबा राहुल जी गांधी से सुबह से लेकर शाम तक किया जा चुका है। उस इंट्रोगेशन में कोई सिंगल एविडेंस सबूत राहुल जी के खिलाफ नहीं मिला। और सोनिया जी जो इस वक्त वृद्ध है, बीमार हैं, महिला हैं, ये तो हमारा कानून भी कहता है कि महिला को और वृद्ध को विशेष छूट दी जाती है, लेकिन उन्हें केवल परेशान और दबाव की राजनीति, गंदी राजनीति के तहत बुलाकर आप परेशान कर रहे हो। तो कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस ओछी हरकतों से डरने वाला नहीं है। मजबूती से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे घोरों से। तो ये जो पहले घोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे, जो एक कहावत है, उसी हिसाब से हम इनसे, कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है और इनके साथ खड़ा है, सोनिया जी राहुल जी के साथ में। और बिल्कुल नतीजा शून्य ही रहेगा, कुछ हाथ में लगने वाला नहीं। केवल परेशान करने की नीयत से ये झूठे कार्रवाई चल रही है, जिनके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है, एक साथ है। बिल्कुल। क्या सर कार्रवाई को कैसा मानते हैं आप? बहुत ही अवैधानिक कार्रवाई की जा रही है हमारी राष्ट्रीय अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी के ऊपर। ये जानबूझकर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए दबावपूर्ण नीति किस प्रकार से इन लोगों द्वारा अमल में लाई जा रही है, जिसका ये जीता जागता उदाहरण ईडी की कार्रवाई है। बार बार जो व्यक्ति इनकी बात नहीं मानता है, मोदी जी की बात नहीं मानता, अमित शाह जी की बात नहीं मानता, उनके घर पे ईडी भेज देते। इसका ताज़ा उदाहरण हमारे भिलवाड़ा के साड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिला। जब एक निर्दलीय प्रत्याशी ने फॉर्म भरा था तो उसने फॉर्म विड्रॉ नहीं किया, तब तक उसके जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे जो आउट ऑफ राजस्थान थे, वहाँ पे ईडी की कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी। उस बेचारे ने दबाव में आके उसे अपना फॉर्म विड्रॉ करना पड़ा। ये लोग अपने लोगों को ही नहीं छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस को कैसे छोड़ेंगे? जब इनको इस बात की जानकारी है कि इस प्रकरण में एफआईआर लग चुकी है, आईओ ने अपना इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर दिया है, बरसों पहले एफआईआर लग गई। अब जब जिन जिन राज्यों में इनको सरकार बनानी होती है उन राज्यों में ईडी के छापे लगवाते हैं, ईडी की कार्रवाई करते हैं। तो आम जनता भी जान चुकी है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बन रही है वो केवल ईडी के दम पे बन रही है। ये एक लोकतंत्र का गला घोटने वाला कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो विधि विरुद्ध है और असंवैधानिक कार्य है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के अनुरूप इनको कार्य करना चाहिए, उस संविधान की मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को अनुचित दबाव में लेकर अपनी मनमानी पूरी नहीं करवा सकते हैं। सोनिया गांधी जी सीनियर सिटीजन है, बीमार महिला है, इसके बावजूद भी उनसे 6-6 घंटे लगातार पूछताछ की जा रही है। राहुल जी से पूछताछ की गई। जब उनसे पूछा गया सोनिया जी से कि आपसे क्या प्रश्न पूछे गए, तो उन्होंने कहा मेरे लायक पूछने कोई प्रश्न ही नहीं था, मेरे से पूछने लायक उनके पास कोई प्रश्न ही नहीं था। जब उनके पास प्रश्न ही नहीं है तो 6-6 घंटे आप क्यों बिठा रहे हो? या आपको लगता है कि नहीं गिरफ्तार करना है तो आप गिरफ्तार कर लें, दिस वे दैट वे इस मैटर को ख़त्म करें। नहीं तो आप गिरफ्तार करते हो, न आप कोई कार्रवाई आगे बढ़ाते हो, केवल मात्र लाके बिठाना और पूछताछ करके छोड़ देना, ये एक विधि विरुद्ध इल्लीगल कार्रवाई है जिसका मैं घोर विरोध करता हूँ। क्या ईडी मनमानी कर रही है? क्या ईडी की कार्रवाई किसको देते हैं? बिल्कुल, ईडी का जो काम है केंद्र सरकार के दबाव में किया जा रहा है और कांग्रेस को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। जब इनकी सरकार थी गुजरात में तो हार्दिक पटेल के ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया। वही व्यक्ति वापस आज बीजेपी में चला गया तो इनके लिए अच्छा कार्यकर्ता हो गया। और गुजरात के अंदर जैसे एक बंदरगाह के ऊपर लाखों रुपए की मतलब ड्रग्स पकड़ी गई, तो वहाँ कोई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और इसी तरीके से जो इनकी जो भेदभावपूर्ण नीति है कि मतलब लोगों को दबाव में बनाए रखो और लोगों को कैसे न कैसे करके परेशान बनाए रखो जी। ये लोग क्या है कि ना तो विकास की बात करें, ना ये बोले कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ वो होना चाहिए। ये यूँ चाहते हैं कि कांग्रेस जितना परेशान रहेगी उतना मतलब केंद्र सरकार को काम कम करना पड़ेगा। इसलिए ये भारत सरकार के दबाव में और भेदभावपूर्ण तरीके से हो रही है। मैं इस कार्रवाई का घोर विरोध करता हूँ। ईडी की कार्रवाई को लेकर देश भर में कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। क्या ईडी कार्रवाई को लेकर क्या करना चाहिए सर? संपूर्ण देश में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी अन्य दलों के लोग इसमें अपना विरोध दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को सबको मालूम है हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान को स्वीकार किया है। यहाँ पर लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सभी अपना अपना काम करते हैं। ईडी, सीबीआई भी अपना काम कर रही है और कांग्रेस के जो महामहिम हैं श्रीमान राहुल जी गांधी, सोनिया गांधी जी, इन लोगों को स्वतः आगे आना चाहिए कि हाँ हम भारत सरकार के साथ हैं और जो भी जिस भी प्रकार की हमसे पूछताछ करनी है, जांच पड़ताल करनी, सब कीजिए, हम साथ हैं। इन लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को प्रो करा के आगे सड़कों पर आंदोलन कराना चाहिए और इन एजेंसियों पर दबाव की नीति नहीं अपनानी चाहिए। मेरा सुझाव है इन लोगों को कि आप आओ और अपना अपने जो भी है वक्तव्य वो पेश करो इन विभागों के सामने। ईडी की कार्रवाई चल रही है, कांग्रेस इन्हें भेदभावपूर्ण बता रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस बारे में कांग्रेस ने पूरे देश को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट से नेशनल हेराल्ड वाले मामले में पूछताछ हो रही जिसमें दोनों बेल आउट हैं। कपिल सिब्बल द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि ईडी कार्रवाई को रोका जाए। उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए कहा था कि आप जांच में सहयोग करें। तो इन दोनों को जाना चाहिए। ईडी कोई ऐसी संस्था नहीं है जो भारत के संविधान के द्वारा नहीं बनाई गई हो, और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर ही फैसला दिया है कि ईडी को जांच करने का, गिरफ्तार करने का और सबूत जुटाने का अधिकार, जिसमें सारा विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गया था कि साहब पीएमएलए एक्ट के तहत कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, ये कांग्रेस इस चीज़ का विरोध क्यों कर रही है? अगर आप सच्चे हैं, आपने कोई घोटाला नहीं किया है, तो जस्ट आप पब्लिक के सामने श्वेत पत्र जारी करिए कि एजीएल प्रोजेक्ट ये था, हमारी हिस्सेदारी ये थी, 90 लाख के 3,500 करोड़ कैसे हुए या नहीं हुए, आप पब्लिक को बताइए। अगर आपको ईडी पे विश्वास नहीं है कि आपकी वो बेवजह गिरफ्तारी कर लेगी, बेवजह दबाव बनाएगी, आप बता दीजिए हमारी शेयर होल्डिंग नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्था को, सोनिया ने राहुल को बेचा, राहुल ने मोतीलाल बोरा को बेचा, मोतीलाल बोरा ने इन तीनों को वापस ट्रांसफर कर दिया। तो इस चीज़ का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है, इसलिए वो उस पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए कि हमारे सोनिया और राहुल जी से पूछता, बड़े बड़े नेताओं से इस मामले में आपको याद होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले मामले में देश के एक्टिंग प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, उनसे भी पूछताछ की थी। इसलिए जांच एजेंसियां उन्हें की जांच में बाधा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस का हठधर्मितापूर्ण रवैया है, कानून का वो सम्मान नहीं करते हैं। जब उन्हें लग रहा है कि अब हमारी सारी चीज़ बाहर आने वाली है, और एक तरफ दो बातें की जा रही है कि पब्लिक में इसका विरोध, आप बता दीजिए पब्लिक में डॉक्यूमेंट कि आप सच्चे हैं, ईडी नहीं सुन रही, भारत सरकार नहीं सुन रही, बायस है, आप बता दीजिए कि साहब ईडी का सारा ये पिछले 5 साल की ऑडिट ये है और हमने ये किया।
वो दस्तावेज भी वो नहीं बता रहे। 6-6 घंटे की पूछताछ ये बता रही है, कहीं दाल में काला है, इसलिए ये लोग सड़कों पे उतरे। और किसी नेताओं के लिए नहीं उतरे थे। मोतीलाल बोरा से जब ईडी से पूछताछ की गई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कोई विरोध नहीं किया। अश्विनी कुमार से पूछताछ की गई, उसमें विरोध नहीं किया। पवन बंसल जो रेल मंत्री थे, उनसे पूछताछ की गई, विरोध नहीं किया। पी चिदम्बरम को जब ईडी ने पूछा, कोई विरोध नहीं किया। पर जब लगा अब हम जाने वाले हैं, तो सारे चाटुकार एक साथ इकट्ठे हुए और पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बना रखा है कि जैसे भारत के भाग्य विधाता ही यही है। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे भिलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर अपने अपने तर्क और वितर्क रखे हैं। जिस प्रकार कुछ लोगों ने इसे केंद्र सरकार के द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग बताया, तो कुछ लोगों ने इसे जो कार्रवाई ईडी कर रही उसे संविधान प्रदत्त बताया है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। जगन्नाथपुरी के संत रामेश्वरनाथ महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है वह सदा निरोगी रहता है। हर व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर निरोगी बनने का संकल्प लेना चाहिए। संत ऋषि गुरुवार को हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में चातुर्मास के तहत गीता पर प्रवचन देते हुए संबोधित कर रहे थे। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में रामधाम विरक्त आश्रम में भारत के एकमात्र एक साथ स्थापित राम रामेश्वर की प्रतिमा का हरित श्रृंगार किया गया। हरित श्रृंगार में सजी धजी प्रतिमाएं श्रद्धालुओं का मन मोह रही थी। हरियाली अमावस्या महोत्सव के तहत रामधाम के शिवालय में शिव परिवार का अभिषेक किया गया और शाम को भव्य श्रृंगार किया गया। संत राजेश्वरनाथ महाराज ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराया। अमावस्या को लेकर वह सेवा एवं पक्षी सेवा भी जारी रही। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जयंती को लेकर महोत्सव श्रावण शुक्ला सप्तमी 2 से 4 अगस्त तक हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के तहत 2 अगस्त को दीनदयाल जोशी के संयोजन में सुबह 10:15 बजे प्रवचन के दौरान रामचरितमानस पर प्रश्नोत्तरी होगी। 3 अगस्त को दल बनाकर रामायण पर अंतराक्षरी व सुबह 11 बजे अखंड रामायण पाठ होगा। विजेताओं को गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित साहित्य दिया जाएगा। 4 अगस्त को सुबह 6 बजे महाआरती की जाएगी और इसी दिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक संत समागम एवं प्रवचन होंगे। प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी व संजीव गुप्ता और सुभाष बिडाला ने बताया कि प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले श्रद्धालुओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अखंड रामायण पाठ में निहाल चंद जागा मौजूद रहेंगे। कार्यक्रमों को लेकर पुजारी सुशील शुक्ला, पंडित रमाकांत आचार्य, पंडित रामू आदि जुटे हुए हैं। तो कर्म तो होता है, धन कल्याण होता है और भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप सबको मिली थे, यहाँ की ये मूर्ति विश्वविख्यात है, वैसे ही एक और हमारे यहाँ पर भी बिल्कुल रोमांचित करने वाला दृश्य प्रातःकाल आप 6 बजे आकर के देख सकते हैं। रामधाम की विरक्तता और तपस्या स्थली से यहाँ कबूतर खाने पर
29 जुलाई को नगर परिषद के 4 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय फेडरेशन अध्यक्ष श्री विजय लोढ़ा द्वारा किया गया, जिसमें श्री लोढ़ा द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति अवसर पर सभी परिषद कार्मिकों एवं बाहर से आए हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों के परिवारजन को संबोधित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अधिजाशी अभियंता श्री अखेराम बड़ोदिया, जिला परियोजना अधिकारी श्री अमृतलाल खटीक व अन्य अधिकारीगण एवं प्रदेश संगठन मंत्री श्री हरना नारायण माली, स्थानीय फेडरेशन के महामंत्री श्री मंगलेश भंडिया एवं फेडरेशन के समस्त पदाधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। लॉयन क्लब इंटरनेशनल संबंध टीम भीलवाड़ा शक्ति एवं जॉइंट वेलफेयर फाउंडेशन संबंध टीम भीलवाड़ा प्रगति द्वारा अपने सिग्नेचर अर्थात परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत भीलवाड़ा शहर में पालड़ी स्थित बाल सुधार गृह को गोद लिया जाना प्रस्तावित किया। इस हेतु और हरियाली अमावस्या के अवसर पर प्रबुद्ध समाज सेवी भामाशाह सूर्य प्रकाश डाट के सौजन्य से अध्यक्षका सोनाक्षी शर्मा के मार्गनिर्देशन में सांध्यकालीन भोजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भामाशाह सरोज दादीज के सौजन्य से सभी को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर लॉयंस क्लब की जेडसी मंजू पोखंडा के साथ कार्यकारी टीम सदस्य सोनाक्षी शर्मा, सोनाली शर्मा, नकुल अग्रवाल, ललित शर्मा, सूर्य प्रकाश डाट, ओम पाराशर, सरोज दादीज, मीरा सोनी, रिपुदनम पनारी इत्यादि उपस्थित रहे। बाल सुधार गृह अधिकारियों ने अध्यक्षता के इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय छोटी पुलिया के पास सुभाष नगर में मची अफरा तफरी। 10 फीट लंबे सांप ने किया कार्यालय परिसर में प्रवेश। इस पर अधिकारी महोदय संजय जी ने पूरा कार्यालय का कार्य रुकवाते हुए सभी कर्मचारियों को सावधानी से कार्यालय परिसर से बाहर निकाला और इसकी जानकारी वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत को फोन पर दी। इस पर राणावत तुरंत आवासीय मंडल कार्यालय पहुंचे और सुरक्षित सांप को रेस्क्यू करते हुए कार्यालय कर्मचारियों को भयमुक्त किया और सुचारू रूप से पुनः कार्यालय का कार्य प्रारंभ करवाया। पकड़े गए सांप की प्रजाति नॉन वेनेमस इंडियन रेड स्नेक, हिंदी में धामन सांप कहा जाता है, को रेस्क्यू करते हुए उसे प्रकृति क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा गया और सभी से सावधान रहने की अपील की गई और वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आने पर मोबाइल नंबर 9829754449 पर संपर्क करें। वन्य जीव बचाओ अभियान के तहत अपना योगदान प्रदान करें। अगर कभी बाइट हो जाती है, समझ में नहीं आता तो आपने को तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि सांप छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वेनमस है तो उसका छोटा ही काफ़ी है और नॉन वेनमस है तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के सेजेदार हैं, पहरेदार हैं और किसान मित्र हैं और ये जब खेतों में घूमते हैं तो ही फसल पक जाती है और अन्न हो पाता है, क्योंकि चूहे सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। 60 से 70% चूहे डैमेज कर देते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये है और प्रकृति में इनका बचा रहना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इन भोले जीवों को मारे नहीं, सहज हैं, क्योंकि प्रकृति में अगर इनको मार दिया तो अन्न आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और जो गेहूँ अभी 2-3 हज़ार 4 हज़ार की बोली आ रही है वो 70,000 80,000 की बोली मिलेगी, तो पॉसिबल नहीं है कि अन्न इनके बिना हो जाए। इसलिए इनको मारे नहीं और उनको बचाए रखें। मैं वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।